हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हेडिंग पे देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट कंटेंट चल रहा है। इसमें हम लोगों ने अभी तक का जो कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए हैं उन्हीं की ही प्रैक्टिस करी जाएगी। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 H.C. मल्होत्रा जो राइटर हैं उनकी बुक का है। आप सभी के पास ये क्वेश्चन इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने का मेरा एक ही मेन पर्पस है कि जितने भी स्मॉल कंटेंट आप लोगों ने सीखे हैं वो सब यहाँ पर एक साथ रखे गए हैं। इनसे आपकी प्रैक्टिस, सारे तो नहीं है मगर काफ़ी हद तक का है जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है यहाँ पर। श्री गुप्ता हु इज एम्प्लॉयड एज ए मिस्त्री इन अ फैक्ट्री इन कानपुर। तो एक पॉइंट हमें ध्यान देना है, कानपुर। सर क्यों हम कानपुर ध्यान दें? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में जब एचआरए की बात आती है एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन में एचआरए है भी। ये देखिए नीचे क्वेश्चन में एचआरए है। तो उस जगह दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे जो मेट्रो हैं वहाँ के लिए हम लोग 50% लेते हैं। कानपुर इसीलिए ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि अगर आगे एचआरए हो तो हमें इसको ध्यान देना होगा। इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। दूसरी हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि ग्रेचुटी एक्ट के अंदर है। ग्रेचुटी एक्ट के अंदर हो जाने की वजह से कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। सर क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगी? बेटा सैलरी की डेफिनेशन अब इजी हो जाएगी कि इसमें डियरनेस अलाउंस और साथ में जो बेसिक पे है उसको ले लिया जाएगा। अभी वन बाय वन आते हैं, उसको करते हैं। एंड ऑन 31 दिसंबर 2019 आफ्टर कंप्लीटिंग ईयर 34। तो जो 34 ईयर्स हैं ये भी यहाँ पर अच्छी बात है, क्योंकि जब हम ग्रेचुटी की बात करते हैं तो ग्रेचुटी में जितने भी ईयर्स काम किए गए हैं उसमें अगर 6 मंथ से ज़्यादा होता है तब हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। और यहाँ अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो हमें राउंड ऑफ भी करना पड़ता है, मगर इस जगह खुद होल ईयर कंप्लीट 34 दिया है तो अब इस जगह हमारी समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एम्प्लॉयर पेड इन ग्रेचुटी। अब देखिए ग्रेचुटी जो मिली है, तभी ग्रेचुटी के बारे में बात हो रही है। तो एक पॉइंट हम लोगों को जो ध्यान देना है, निकालना है, वो ग्रेचुटी है। सर इसका मतलब ग्रेचुटी का रूल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, एंड आगे पढ़ते हैं। एंड द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दूसरा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है पॉइंट इसका, वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। हम इस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के साथ क्या करेंगे? तो बेटा इस जगह देखिए कि जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो तो आप उसको कंसीडर करिए, 50% उसका पोर्शन सैलरी में लेकर के आइए। मगर जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि उसने 5 साल से कम जॉब करी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं ज्यूम करते हैं कि 5 ईयर्स उसने कंटिन्यू जॉब कर रखी है। मगर इस क्वेश्चन में तो देखो 34 ईयर्स दे ही रखा है, तो इसका मतलब है कि उसने कंटिन्यूएशन में जॉब करी। तो जब हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं और कंटिन्यूएशन में होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होता है। देन अब हम आगे चलते हैं। तीसरी चीज हमारे लिए पेंशन है, जिसको भी हमें सेपरेटली बेटा कैलकुलेट करना होगा। देन ही कम्यूटेड हिज हाफ पेंशन एंड रिसीव्ड ऑन 1 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने 1 मार्च को अपनी हाफ पेंशन जो है उसको रिसीव कर लिया है और आधी पेंशन को उसने सेल कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूमिंग दैट द सैलरी एंड पेंशन आर ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम लोग क्वेश्चन करते समय ये एज्यूम ही करते हैं कि उसी मंथ की सैलरी उसी मंथ में मिल गई है। यहाँ पर लिखा है ये ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब उसी महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिल जाती है। सर यहाँ ड्यू है और आप मिलने की बात कर रहे हैं, बेटा सैलरी ड्यू के बेस पर ही टैक्सेबल होती है। रिसीव्ड हो गई तब तो वो टैक्सेबल है ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बेसिक पे क्वेश्चन में गिवन है 1,89,000। अगर ये 1,89,000 नहीं भी गिवन होता है इस क्वेश्चन में तो दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि इंफॉर्मेशन में 21,000 पर मंथ दे रखा है 9 मंथ्स के लिए। सेम इसी तरीके से जो डियरनेस अलाउंस है वो 45,000 अगर नहीं गिवन होता तो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 5,000 हमारे पास पर मंथ 9 मंथ्स का गिवन है। आफ्टर देन बोनस ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, प्रोजेक्ट अलाउंस ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। एचआरए, ये एचआरए हमारे लिए फोर्थ पॉइंट बनेगा जिसको हमें ध्यान से कैलकुलेट करना होगा, जिसपे रेंट पे भी कर रखा है 12 मंथ्स के लिए।
एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 30,000। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेटा एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, तो इसको लेकर के तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मगर जब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात होती है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक्सेस ऑफ 12%। 12% से अगर ज़्यादा डिपॉजिट करा है तब वो आइटम टैक्सेबल होता है, 12% तक एग्जाम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट भी तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कहीं अगर इंटरेस्ट होता तो 9% तक का एग्जाम्प्ट है, अबव 9% फंड के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है। तो अब यहाँ पर हम लोगों की एक नज़र क्वेश्चन के ऊपर हो गई, तो आइए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको समझाता हूँ। क्या है सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? देखिए, पहला पॉइंट है कि उसने रिटायरमेंट किया 2019 को। तो अब क्वेश्चन करते समय आपको पहले पता होना चाहिए कि असेसमेंट ईयर क्या है। हाँ सर, ये हमको पता है कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2021 और 22 है। तो बेटा क्या ये असेसमेंट ईयर होगा? नहीं सर, ये हमारा असेसमेंट ईयर नहीं है। असेसमेंट ईयर तो ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2021। यस, इसीलिए आपको बताया कि आप इसको ध्यान दें। तो हमारे पास जो असेसमेंट ईयर है जिसके लिए हम इसको एसेस कर रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2020 और 21, ये ईयर हमारे लिए असेसमेंट हो गया। तो बेटा अगर ये असेसमेंट है तो प्रीवियस ईयर की हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। तो प्रीवियस ईयर हमारे पास कौन सा हुआ? वो 2019 से लेकर के 2020 हो गया। मतलब ये हमारा जो स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेकर के। 1 अप्रैल वो भी कौन सा? 2019 का। आफ्टर देन क्वेश्चन का एक पार्ट जो सीधे सीधे चलेगा, हम जो कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे 31 दिसंबर तक का। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। सर इसको आप एक पार्ट क्यों बोल रहे हैं? बेटा इस वजह से क्योंकि इसी वाले पोर्शन में वो रिटायर हुआ है। तो ये वो पोर्शन है जो उसकी पहली जॉब थी और वो यहाँ पर रिटायर हो गया। तो सर इसके मंथ्स भी हमें काउंट कर लेने चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि 9 मंथ्स की जॉब करके वो बंदा रिटायर हो गया। कौन? श्री गुप्ता। आफ्टर देन फिर कहा गया कि उसने जो है दूसरी जॉब ज्वाइन करी कि नहीं करी। तो देखिए इस जगह क्वेश्चन में कहीं पर भी दूसरी वाली जॉब ज्वाइन करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्वेश्चन को जो पूरा का पूरा लगाएंगे वो बेटा 9 मंथ्स के ऊपर ही लगाएंगे। 12 मंथ्स को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन देखो यहाँ दे दी गई है, पेड रेंट 12 मंथ्स। तो रेंट 12 मंथ्स है, मगर जितने मंथ्स की सैलरी मिलती है HRA हम उसी से ही कैलकुलेट करते हैं। तो सर बाकी के 3 महीने क्या करेंगे? बेटा वो भी बता रहा हूँ। तो बाकी के 3 महीने, अब उसने दूसरी जॉब अगर नहीं करी तो वो जनवरी से ले करके जो एंड होगा वो कब होगा? सर 31 मार्च को होगा। बिल्कुल ठीक। तो 31 मार्च 2020 तक सर कितने महीने होंगे? सर ये 3 महीने हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का दूसरा फेस है जब 3 महीने होंगे। सर ये दूसरा फेस किस वजह से? क्योंकि बेटा यहाँ पर इसको क्या मिल रही है? यहाँ पर इसको पेंशन मिल रही है। तो अब अगर पेंशन जो है वो इसने रिसीव करी तो 3 महीने के लिए पेंशन वाले पॉइंट को हमको ध्यान देना है, और 9 मंथ्स के लिए हम लोगों को सैलरी की तरफ ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले यहीं पर ही मैं आपको बता देता हूं कि पेंशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बेटा, पेंशन इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पेंशन के केस में थोड़ा सा समझिए कि पेंशन में होता क्या है। तो पेंशन में देखो लिखा हुआ है 2,70,000। अब इस 2,70,000 की वजह से क्या होगा? इस 2,70,000 की वजह से पेंशन का कैलकुलेशन बदल जाएगा। सर कैसे बदलेगा? देखिए बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए पेंशन।
मतलब वो पेंशन पाने का अधिकारी है कितने के लिए, 7,500 के लिए। तो उसको 7,500 रुपीज जो है ये मिलेंगे, किस बात के मिलेंगे, इसको पेंशन के लिए मिलेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। जैसे ही ये बंदा रिटायर हुआ, कब रिटायर हुआ सर, 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुआ। इसके रिटायर होने के बाद ही जो अगला महीना निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, जनवरी। तो जनवरी आते ही उसको 7,500 रुपीज पेंशन के मिल गए। सर ठीक है। इसके बाद में फरवरी आया, फरवरी में फिर उसको 7,500 पेंशन के मिल गए। सर ये भी ठीक है। मगर अब देखो यहाँ लिखा है उसने 1 मार्च को अपनी पेंशन बेच दी। सर लिखिए, देखिए, ही कम्यूटेड हिज हाफ पेंशन एंड रिसीव्ड ऑन 1 मार्च। तो उसने अपनी हाफ पेंशन जब उसने सेल कर दी, तो इसका मतलब है मार्च के पीरियड में उसको अपनी पेंशन 7,500 नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने उसको कैलकुलेट करके सेल कर दिया। इसकी आधी पेंशन जो है वो इसको मिलेगी, मतलब 3,750। तो पहला तो ये पॉइंट आपको समझना था कि 750 रुपीज तो उसकी मंथली पेंशन उसको मिलनी है, मगर जनवरी और फरवरी 2 महीने तो उसको फुल पेंशन मिलेगी। मगर जब थर्ड मंथ आएंगे तो उसने अपनी हाफ पेंशन सेल कर दी, तो हाफ ही तो उसके पास बची। तो जो हाफ पेंशन है उसकी वैल्यू उसको 3,750 मिलेगी। अब देखिए इस डेट में फिर क्या होगा। तो जैसे ही उसने 1 मार्च को सेल किया तो उसको वैल्यू मिल गई 2,70,000। ये 2,70,000 इस ईयर की इसकी इनकम हो गई, जो कि टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे ही टैक्सेबल होगी तो आपको रूल याद रखना है। पेंशन के केस में हमारे पास जो रूल था वो क्या था, या तो बंदे को ग्रेचुटी मिल रही होगी या तो उस बंदे को ग्रेचुटी नहीं मिल रही होगी। अगर ग्रेचुटी मिल रही होती है तब हम उसको 1/3 का एग्जम्पशन दे देते हैं। कितने का 1/3 दे देते हैं, कम्यूटेड वैल्यू का जो है वो हम 1/3 दे देते हैं। तो फुल कम्यूटेड वैल्यू पहले हमको निकालनी पड़ेगी। बच्चे क्या गलती करते हैं, 2,70,000 निकालते हैं, नहीं ये हमें नहीं करना है। तो पूरी जब वैल्यू निकालनी है उसको समझिए। 2,70,000 उसको पेंशन मिली, तो इसका मतलब है उसने अगर हाफ सेल करी तो पूरी पेंशन की वैल्यू कितनी हुई ये हमें निकालना है। तो पूरी पेंशन की वैल्यू हो गई 5,40,000। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 5,40,000 जो है ये निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फुल वैल्यू मिल जाती है। तो 5,40,000 ये पेंशन आपकी हो गई। और इस फुल वैल्यू से, इसी फुल वैल्यू का 1/3 जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब एग्जाम्शन मिल जाएगा। और 2,70,000 से इसका 1/3 आप माइनस कर देंगे। ये तो बात हो गई एक पेंशन की। अब हम आगे चलते हैं। आगे बात होती है किस चीज के लिए, ग्रेचुटी के लिए। मगर पेंशन की एक बार फुल वैल्यू को चेक भी कर लिया जाए कि किस तरीके से देखिए आई है। तो यहाँ पर देखिए हम आते हैं वर्किंग नोट के ऊपर। ये है हमारे पास सिंपल वर्किंग नोट। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन निकालिए सबसे पहले। तो ये देखिए कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन 5,40,000 आपने निकाल लिया। ये वो मनी है हाफ जो हमने कैश के फॉर्म पे रिसीव कर ली थी। ये वो रिसीव वैल्यू है जिससे हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 270। और एग्जम्पशन जो हमको मिलना है वो 1/3 का मिलना है। तो 1/3 किसका मिलेगा, कम्यूटेड का। अभी अभी मैंने लिखा था उसी बात को मैं फिर से कह रहा हूँ। तो कम्यूटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास 5,40,000 है। इसका हम 1/3 निकालेंगे। तो 1/3 जब निकलेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,80,000। सर ये हम 1/3 क्यों निकाल रहे हैं बेटा, ग्रेचुटी अगर मिलती है तब पेंशन के टाइम पर कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 का एग्जम्पशन दिया जाता है। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती है तब 2/3 तो हमें हाफ का देना पड़ता है। तो वहां पर हम हाफ का करते हैं, यहाँ पे हमने 1/3 इसलिए किया क्योंकि हमें एक जगह ग्रेचुटी मिल रही थी। तो टोटल ग्रेचुटी जो हमने टोटल हमने पेंशन जो रिसीव करी वो 2,70,000 करी है, क्वेश्चन में गिवन है। 1,80,000 वो वैल्यू है जिसका आपको एग्जम्पशन देना है। तो इसमें से अगर हम 1,80,000 माइनस कर देते हैं तब हमारे पास जो 90,000 निकल के आता है वो वैल्यू हमारी कौन सी है, पेंशन की है, जो कि
टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते समय आप यहाँ पर देखें कि पेंशन के केस में हमारे पास जो है वैल्यू 90,000 दे रखी है। तो पेंशन की दो बातें हो गई, एक हमारा कम्यूटेड पेंशन हो गया जो कि 90,000 है, और ये अनकम्यूटेड पेंशन को आप समझिए ये आपकी मंथली है। मंथली पेंशन का क्या मतलब था, जनवरी फरवरी मार्च में जब आपको पूरी पेंशन जनवरी में मिली, फिर फरवरी में मिली, और हाफ पेंशन जो है वो कब मिली थी, मार्च में मिली थी। तो जब हम इसको काउंट कर लेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सर एक बार इसको कैलकुलेट करके फिर से दिखा दीजिए। तो बेटा आप यहाँ पर आइए और देखिए कि पेंशन कितनी है, पेंशन कितनी क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसको जो मंथली पेंशन मिल रही थी वो 7,500 रुपये मिल रही थी कि नहीं, ये टॉप पे देखिए लिखा है 7,500। तो बस इसी को ही आपको लिखना है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पहले महीने जनवरी में उसको 7,500 मिलेगा, फरवरी में फिर गुप्ता जो है वो 7,500 पेंशन रिसीव करेगा, और जब मार्च आएगा तो वो यहाँ पर अपनी पेंशन आधी बेच चुका है, सेल कर चुका है। तो जब हाफ सेल कर चुका है तो यहाँ पर मार्च के टाइम पर हाफ ही तो मिलेगा। तो इसका ये टोटल हो गया 18,750। तो दो पॉइंट हम लोगों ने कर लिए, एक अनकम्यूटेड पेंशन के कर लिए जो मंथली पेंशन को डिनोट करता है, और वो कम्यूटेड पेंशन जो हमारे लिए टैक्सेबल है। एक एक करके हम लोग टफ टफ पॉइंट को चेक करते जाते हैं। देन इसके बाद टफ हमारे पास उल्टा चलने पे आता है ग्रेचुटी। तो आइए ग्रेचुटी को भी समझ लेते हैं कि ग्रेचुटी किस तरीके से टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पूरी ग्रेचुटी देखिए नील है। क्यों ग्रेचुटी हमारे पास नील है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रेचुटी मिली कितनी, 5,10,000 हमको मिल गई, ये ग्रेचुटी में लिखा है। 34 ईयर्स इसने काम किया हुआ है। तो अब इसके बेस पर अगर हम ग्रेचुटी को कैलकुलेट करें, बस हमें यही चाहिए था ग्रेचुटी निकालने के लिए। तो ग्रेचुटी के लिए सबसे पहले ही पॉइंट देखिए, जो सबसे टफ होता है मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या किया जाता है, जो सबसे लास्ट में हमको सैलरी मिल रही है हम उसको लेते हैं। तो लास्ट विड्रॉन जब हम सैलरी लेते हैं तो हम इसमें क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। इसकी डेफिनेशन में दो ही बातें थी, एक हमारा क्या था, बेसिक पे, बीपी मतलब बेसिक पे, और दूसरा क्या था, डियरनेस अलाउंस। याद करिए मैंने डियरनेस अलाउंस लिखा है, डियरनेस पे नहीं लिखा है, क्योंकि जो बेटा डियरनेस पे होता है वो जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आता है सिर्फ, और डियरनेस अलाउंस फ्री होता है। तो यहाँ डियरनेस अलाउंस को लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास बेसिक पे है क्वेश्चन में, वो आपको पता है कि 21,000 है, और डियरनेस अलाउंस भी क्वेश्चन में दे रखा है, वो हमारे पास 5,000। तो इसका मतलब हो गया 26,000, ये हमारे पास लास्ट विड्रॉन सैलरी है। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से करें जो आपको पता है, तो देखिए लास्ट विड्रॉन सैलरी 26,000, यहाँ पर दो पार्ट में आपको तोड़ तोड़ के बताया गया, मैं आपको एक साथ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 26,000, अब क्योंकि अंडर द एक्ट है तो अंडर द एक्ट में पता है कि हम 15/26 करेंगे। उसके बाद जितने साल उसने जॉब करा है हम उसको कैलकुलेट करें। क्वेश्चन में सीधे सीधे 34 दे रखा है, तो इतना करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 5,10,000 आ जाएगी। अब इसी को ही यहाँ पर देखिए दो पार्ट में आपको करके बताया गया। पहला जो सैलरी है वो 15/26 कर दिया गया, और फिर उसको जितने साल जॉब करी उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5,10,000 आ गया। तो चाहे आप इसको इस तरीके से एक साथ कर लें और चाहे दो स्टेप में तोड़ करके कर लें। आफ्टर देन सेकंड पॉइंट जो सबसे इजी पड़ता है, जो स्टेचुरी लिमिट है 20 लाख, ये आपको याद ही है। बस इसमें टिपिकल पॉइंट ये ध्यान देना है कि किसी और से पहले अगर ग्रेचुटी का अमाउंट मिल चुका है जो कि एग्जाम था, तो वो 20 लाख के अमाउंट को कम कर देता है। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। और थर्ड तो और भी इजी है, जो कि एक्चुअल अमाउंट है। एक्चुअल अमाउंट ग्रेचुटी का हमारा क्या है, 5,10,000। तो रूल कहता है कि इन सब में से कम क्या है। तो बेटा पहले का वैल्यू कितनी है, पहले की वैल्यू है 5,10,000, उसके बाद दूसरे की वैल्यू कितनी है 20,000, थर्ड की वैल्यू कितनी है 5,10,000। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कम वैल्यू निकल करके आ रही है वो 5,10,000 की तो निकल करके आ रही है। हमें इसी को एग्जाम्प्ट कर देना है, क्योंकि रूल यही कहता है विच एवर इज लीस्ट,
जो सबसे कम हो उसको एग्जाम कर दीजिए। पहली बार हो सकता है कि लगाने में कोई स्टूडेंट्स को टफ लग रहा हो, एक बार इस वीडियो को रिवाइंड भी करके देखिएगा तो ये वैल्यूज आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए। तो अब हम आते हैं ग्रेचुटी की वैल्यू के ऊपर। तो बेटा जब हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो क्वेश्चन लगाने पर ग्रेचुटी जो हम लोगों ने एक्चुअल रिसीव करी है उसको सबसे पहले हमें देखना है। तो एक्चुअल रिसीव ग्रेचुटी हमारे पास कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है 5,10,000 हमारी एक्चुअल थी, और जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में हम निकाल कर लाए हैं वो भी हमारे पास 5,10,000 ही निकल के आई। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो ये नील आता है, इसलिए डैश है। आप चाहें तो यहाँ पर नील भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट कवर अप कर लिए। एक तो पेंशन के 2 पार्ट कर लिए कि जब मंथली है और फिर कम्यूटेड की पेंशन है या फिर ग्रेचुटी थर्ड, ये 3 पॉइंट कवर अप कर लिए। अब रिवर्स चलने पर जो टिपिकल पॉइंट है वो हमारा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 12% से अबव की बात होती है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लीजिए कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जब हम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 12% से ज्यादा ही टैक्सेबल होगी। तो देखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो तो दे रखा है 30,000, ये तो क्वेश्चन में सर गिवन है, हाँ बेटा ये गिवन है। अब हमको निकालना क्या था, 12% निकालना था। किसका निकालना था, सैलरी का निकालना था। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सैलरी टोटल दे रखी है 9 मंथ्स की, हम उसी के हिसाब से तो निकालेंगे। तो टोटल 9 मंथ्स की सैलरी क्या हो गई, 21,000 अगर मंथली दिया होता तो 21,000 इंटू 9 कर देंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी का अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ सर ये आ जाएगा 1,89,000। तो बस इतना ही करना है, 1,89,000 जहाँ टोटल सैलरी पर आप पहुंच गए तो इसका आपको कुछ नहीं करना, खाली 12% निकाल लेना है। तो जब इसका आप 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 22,680, ये होता है 12%। तो 12% ऑफ सैलरी 22,680 है और 30,000 गिवन है, तो ज्यादा कितना दिया सर, 7,320, 7,320, ये हमारे को ज्यादा है, 12% से ज्यादा है। तो ये एक्सेस होने की वजह से ये बेटा क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बार इसको भी चेक कर लीजिए कि 7,320 हमारे पास टैक्सेबल है या नहीं है। तो देखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 7,320। तो अब हमने अलग अलग करके ये टिपिकल पॉइंट्स कवर अप किए। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का नहीं है, मालिक का है। जो सर्वेंट है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है उसका नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन तो बेसिक सैलरी में ऑलरेडी ऐड ही होता है। अब बस सिर्फ एक बचता है एचआरए, जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। इस एचआरए को अगर समझ लिया तो समझिए बस क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इजिली सॉल्व हो गया। तो एचआरए के रूल के लिए हम क्या करते थे, सैलरी का 40% लेते थे। सर 50 भी तो लेते थे, हाँ बेटा। तो सबसे पहले सबसे इजी मैं कर रहा हूँ 40%, क्योंकि ये कानपुर में रह रहा है। 50 कब करते थे, जब दिल्ली कलकत्ता मद्रास और मुंबई होता, तो चेन्नई अगर या मद्रास का आ जाए तब आप लेते। तो यहाँ पर 40% आपने निकाल लिया 75,060 रुपीज। हाँ सर ये ठीक है। इसके बाद दूसरा एक आसान है एक्चुअल एचआरए। सर एक्चुअल एचआरए कैसे, 9 मंथ्स का जो एचआरए मिला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मंथ से जो हमने रिसीव्ड एचआरए किया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सर एक बार जरा एचआरए की वैल्यू भी अगर देख ली जाती कि सर एक्चुअल हमारे पास एचआरए दिया कितना है, बहुत सही, बिल्कुल सही, ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको एचआरए दिख रखा है कि 4,200 है। तो 4,200 के ही बिहाफ पर हम लोगों को वर्क करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4,200 से हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान सा है बेटा। तो एक्चुअल हो गया 9 मंथ्स के लिए 4,200, क्वेश्चन में गिवन था, 9 मंथ्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने एचआरए भी पा लिया और 40% ऑफ सैलरी पा लिया। अब सर क्या बचता है, सेकंड जो सबसे टफ था, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ द सैलरी, मतलब सैलरी का 1/10 मतलब 10%। तो आपको पता ही है कि सैलरी 1,89,000 है, तो इसका 10% यही तो होगा 18,900। और आपने रेंट कितना पे किया, सर पूरे साल भर रहे, नहीं बेटा, जितने समय के लिए सैलरी मिल रही है
उतने ही मंथ्स को आपको लेना है, बाकी तो पेंशन मिल रही है। तो सैलरी के पीरियड में, ये थोड़ी कहा गया पेंशन के पीरियड में, तो सैलरी आपने 9 मंथ्स के लिए ली, तो 9 मंथ्स के हिसाब से आपने रेंट पे किया 27,000। स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो ये देखते हैं रेंट पेड, तो रेंट पेड जो होगा, तो रेंट पेड में वो पूरा 12 मंथ्स ले लेते हैं, जब बल्कि बाकी 3 मंथ्स तो बेटा पेंशन मिली है ना, सैलरी 9 ही मंथ्स है। तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8,100 माइनस करने के बाद, क्योंकि ये तो 27,000 है। लास्ट में ये देखना होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से सबसे कम कौन सा है, तो वो 8,100 है। तो एग्जैक्टली बस हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। हमें एक्चुअल एचआरए कितना मिला, 37,800, एग्जम्प्टेड उसमें से माइनस करिए, ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई 297। यही 297 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अब हम लोग 1 बाय 1 टिपिकल पॉइंट सारे के सारे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एचआरए 29,700, ये हमने सबसे आखिरी में निकाला है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट भी लग रहा हो तो एक बार रिवाइंड करके इसको देख लेगा। फिर उसके पहले हमने निकाला था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12%, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ग्रेचुटी नेल आई थी, इसकी वर्किंग नोट आपको मैंने समझा दिया। और दूसरा पोर्शन जो है ये बचता है किसका, पेंशन का। ध्यान रखिएगा कि जो पेंशन होती है वो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि मंथली जो होगी वो हमेशा टैक्सेबल होगी। ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास मंथली है, तो मंथली जो होगी ये हमेशा टैक्सेबल होगी, इसलिए 18,750 टैक्सेबल है। और कम्यूटेड पेंशन का वर्किंग नोट है, थोड़ा टिपिकल होगा, यहाँ तक आप भूल गए हो तो एक बार वर्किंग नोट जरूर देख लिए। आपको ये लगेगा कि सर तो इसका मतलब बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता। आप बहुत बड़े विवेकानंद हो, उतनी बुद्धि पा गए हो तो बात अलग है, अदरवाइज वर्किंग नोट में ये पार्ट्स आपको करके लाने होते हैं। अच्छा अब सर जो ये ऊपर के छोड़ दिए थे वो, बेटा ये तो बहुत ही इजी पार्ट है। क्यों इजी पार्ट है, क्योंकि बेसिक सैलरी क्वेश्चन में 1,89,000 डायरेक्टली गिवन है। डियरनेस अलाउंस ये भी हमारे पास 45,000 डायरेक्टली गिवन है। बोनस और प्रोजेक्ट अलाउंस का सीधा सीधा अमाउंट दे रखा है, बस कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे टैक्सेबल होता है। तो अब हम लोगों ने सारे टैक्सेबल कंटेंट ले लिए, तो जैसे टैक्सेबल कंटेंट लेंगे तो इसको टोटल को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद में उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूल है अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। फिर सर फिर क्या, बस फाइनल आपका आंसर आ गया, ये हो गई टैक्सेबल वैल्यू 3,36,750। एक बार इसको जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा कॉपी पे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आंखों के साथ पेन से भी पढ़े जाते हैं। तो जब कॉपी पे आप सॉल्व करेंगे और एक एक वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे तो ये जो टफ है, जो कई चीजों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो आपको इजी लगने लगेगा। और ऐसे में अपनी मिस्टेक पकड़ने का भी आपका बेहतर तरीका बता दे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये फीलिंग आने लगे कि अरे एचआरए तो हमको बड़ा टिपिकल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा अगर एचआरए आपको नहीं सॉल्व हो पाता तो फिर एग्जाम में आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सारे स्मॉल स्मॉल कंटेंट जिनमें मैं सर्किल कर रहा हूँ, इनको अलग से आपको सिखाया मैंने। तो अगर किसी में कहीं कोई दिक्कत हो तो सेपरेटली इंडिविजुअल, चाहे वो पेंशन की है, यहाँ पे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव नहीं दे रखा है उसकी भी अगर दिक्कत हो तो उसको अलग से कर लीजिए, कहीं पर जो है रेंट्री हाउस हो तो उसको अलग से कर लीजिए। ये स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन जो है मिल करके ही फुल फ्लैश क्वेश्चन को बनाते हैं। अब एग्जामिनेशन में जैसे इसमें एचआरए दे रखा था, मान लो एचआरए नहीं दिया होता, रेंट फ्री हाउस दिया होता, तो फिर आपको रेंट फ्री हाउस को पूरा सॉल्व करके उस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती। एनीवे थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के एक बार फिर से आप लोग करिए।